बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का फैसला चंद घंटों की दूरी पर नज़र आ रहा है, और फिर इमरान खान और बुशरा बेगम के खिलाफ तोशाखाना केस जो है वो भी आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। इन दोनों केसों के हवाले से हम आपके साथ कुछ हक़ाइक़ शेयर करेंगे, क्या सज़ा हो सकती है, ये भी बताएंगे क्या इमरान खान इन केसों से बरी हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे सहाफ़ियों की खुशफहमी या गलतफहमी की। वो जो केस है चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच अज़ खुद नोटिस केस जो है उसकी समाअत कर रहा है। तो वहाँ चीफ जस्टिस ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए हैं कि तनकीद जो है हक है, तनकीद होनी चाहिए, और मेरे खिलाफ जो तनकीद हो रही है उसका रास्ता रोक के आप कोई मेरी खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। एफआईए वालों को उन्होंने कहा, अटारनी जनरल से बात की। तो इससे बड़े खुश हैं वो लोग जिनको नोटिस जारी किए हुए हैं तलबी के इंक्वायरी के लिए एफआईए ने। वो समझ रहे हैं कि जनाब हमारा केस जो है वो चीफ जस्टिस के रिमार्क से ख़त्म हो गया है। कल भी मैंने ये बात की थी कि जो अज़ खुद नोटिस केस है ना, ये केस जो नए नोटिस जारी हुए हैं उनकी बुनियाद पर नहीं लिया गया, बल्कि ये पुराना अज़ खुद नोटिस केस है जो असद तूर को जब तशद्दुद किया गया उन पे, मतीउल्लाह जान उठाए गए, और फिर आमिर मीर और इमरान शफकत को गिरफ्तार किया एफआईए ने, उस मामले पे अज़ खुद नोटिस ये लिया गया है। और उन्होंने कल जो रिपोर्टर एसोसिएशन गई थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास, तो उन्होंने चीफ साहब ने कहा था आप भी आ जाइएगा, बात कर लीजिएगा। और वहाँ ये लग रहा था जो रिमार्क्स टीवी चैनल्स पे चल रहे थे उनसे ये लग रहा है जनाब चीफ साहब ने कहा कोई गल नहीं, मैंने जो मर्जी के अंदर है वो मैंने कोई परवाह नहीं हैगी। और फिर एफआईए को ये भी कह दिया जनाब इनके जो नोटिस हैं वो ख़त्म करें। जो बज़ाहिर तासर मिल रहा था, और मेरा ख्याल है कि वो फिल्टर करके जो ऑब्जर्वेशंस हैं अदालत की और रिमार्क्स हैं वो चलाए जा रहे थे। साफ़ी अपने हक में जो रिमार्क्स थे वो हिस्सा चला रहे थे, और असल जो हक़ाइक़ हैं वो पूरी तरह नहीं पहुंचाए गए। ये मैं पूरी ईमानदारी के साथ बात कर रहा हूँ। ये रिमार्क्स तो चीफ जस्टिस के बार बार चलाए जा रहे हैं टीवी चैनल्स पे कि जनाब तनकीद जो है वो हक है, ना सिर्फ सहाफ़ियों का बल्कि आम लोगों का भी हक है कि वो तनकीद करें। और फिर हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये हवाला दिया कि जनाब वो जो एक्सप्रेशन का राइट है उसके बड़े दाई थे। लेकिन पूरे सियाक़ो सबाक़ के साथ ये रिमार्क्स जो हैं वो उसके टिकर शिकर नहीं चलाए जा रहे। अदालती कार्रवाई को देखें तो वहाँ बात क्या हुई है। चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि जनाब आइन का आर्टिकल 19 जो है वो आज़ादी इज़हार राय का हक देता है, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ। तनकीद करनी है आपने, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ। अदलिया पर तनकीद नहीं की जा सकती, उन्होंने ये भी कहा है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि आप मेरी ज़ात पे तनकीद करें जो करनी है, लेकिन मसला ये है, ये वाला फ़िक्रा मिस है, लेकिन मसला ये है कि मैं एक अदारे का सरबराह भी हूँ, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूँ, और जब मेरी ज़ात पे तनकीद की जाती है तो वो पूरी अदलिया पर तनकीद होती है। और फिर एफआईए को जो ये कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है जनाब नोटिस वापस लें। अभी तक मेरी इत्तला के मुताबिक कोई नोटिस वापस नहीं हुआ, नोटिस अपनी जगह पे बरकरार हैं। आज इस केस की फिर समाअत होने वाली है। और वहाँ हुआ क्या है असल में, जो तनकीद है वो कौन सी तनकीद है जिसकी इजाज़त दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो है जिसको कहते हैं फेयर कमेंट। फेयर कमेंट किया जा सकता है फैसलों पे, गालम गलोच की इजाज़त नहीं है। और जो यकीन दहानी करवाई है अटारनी जनरल ने, उन्होंने कहा जब ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म जो किया है जिन लोगों ने एक्स के ज़रिए, यानी ट्विटर के ज़रिए या अपने व्लॉग्स के ज़रिए या प्रोग्रामों के ज़रिए, ये जो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म है ये जुर्म नहीं है। लेकिन इसमें अगर कोई साजिश शामिल हो जाए, इंतशार फैलाने की कोशिश शामिल हो जाए, तो फिर वो फेयर कमेंट नहीं रहता, फिर कार्रवाई होती है। और एफआईए वाले जो है वो ज़िद हैं इस बात पे कि हमने जो कवायफ इकट्ठे किए हैं ये उन लोगों के कवायफ हैं
जिन्होंने फेयर कमेंट नहीं किया, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म नहीं है, वो 2 नंबरी है। उसमें जो 57 के करीब जो लोग हैं वो तो पीटीआई के टिकट होल्डर हैं, और 103 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जिनमें व्लॉगर्स भी शामिल हैं, और वो तमाम लोग जो हैं वो पीटीआई की हिमायत करते हैं। ये पीटीआई के ही के लोग हैं। वो लोग पीटीआई के साथ इस तरह जुड़े हुए हैं वो लोग कि पीटीआई का हिस्सा हैं। और फिर गालम गलोच, इंतशार फैलाने की कोशिश, तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश, इसके बारे में चीफ जस्टिस ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि ये चीज़ें जो हैं ये एक अलग मामला है, गालम गलोच वगैरह, और फेयर कमेंट जो है वो एक अलग मामला है। फेयर कमेंट वालों को अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि जो फेयर कमेंट वाले हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर रहे, यानी जो उन्होंने यकीन दहानी करवाई है वो भी तमाम लोगों को जिनको नोटिस जारी हुए हैं उनके लिए नहीं करवाई। उसमें से फिर ढूंढ लेगी एफआईए कि जनाब किन लोगों के फेयर कमेंट हैं और किन लोगों ने जो है वो साजिश के तहत या बदनीति के साथ सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए निशाना बनाया है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और उस बेंच को जिसने इनसे बल्ले का निशान पीटीआई से वापस लिया था और इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो बहाल किया था। अब जो 2021 वाली दरख्वास्त है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और असद तूर वगैरह ने जो दी थी, असद तूर साहब का मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाह रहा हूँ जनाब, मुझे वो इस्तेमाल किया गया, छोड़िए इस बात को। लेकिन जो दूसरे लोग हैं इसमें, इमरान शफकत वगैरह, इमरान शफकत तो केस जो है उसको परसू करना चाहता है, और इमरान शफकत साहब ने जहांगीर जदून जो एडवोकेट हैं उनकी खिदमात भी हासिल कर ली हैं, वो उनकी तरफ से आज अदालत में पेश होंगे। और एफआईए की जो मेरी इतला के मुताबिक एफआईए वाले जो हैं वो कोई नोटिस जो है वो विड्रा करने के लिए तैयार नहीं है। इस केस की कार्रवाई के टिक्कर देख के जो खुश होने वाले लोग हैं ना, वो मेरा ख्याल है खुश फहमी का शिकार हैं या गलत फहमी का शिकार हैं। और उन्होंने ये भी कहा है चीफ जस्टिस ने कि हम अदारों के मामलात में मुदाखलत के कायल नहीं हैं। और फिर उनका गलतियाँ होती रहती हैं, जजों से भी गलतियाँ हो जाती हैं, तनकीद करें लेकिन फेयर कमेंट। और फिर एजाज़ुल एहसन साहब जो हैं वो अपने दौर में तो उन्होंने जो गंद डाला था वो डाला ही था, लेकिन जाते जाते जो कर गए हैं वो अभी तक भुगत रही है सुप्रीम कोर्ट। उसकी एक मैं मिसाल देता हूँ कि वो जो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल वाला केस है, जो अपील लगी हुई है, इंटर कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट के बेंच में, तो बेंच पे फिर एतराज़ कर दिया गया जवाद एस ख्वाजा साहब की तरफ से, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। और वो किस बुनियाद पे किया गया है? वो टीवी चैनल्स पे आपने देखा कि जनाब जो सरदार तारक मसूद हैं बेंच के सरबराह, उन्होंने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया क्योंकि उन पे एतराज़ किया गया था। वो उन पे अकेले पे एतराज़ नहीं था, पूरे बेंच की तश्कील पे एतराज़ किया गया। और एतराज़ किया गया एजाज़ुल एहसन साहब के उस ख़त की बुनियाद पे जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस बेंच की तश्कील के हवाले से चीफ जस्टिस ने मेरे साथ जो वादा किया था वो बेंच तश्कील देते वक्त वो पूरा नहीं किया। मेरे साथ उन्होंने कहा था जनाब 7 रुकनी बेंच बनेगा वगैरह वगैरह। भाई मेरे पहली बात ये है कि अगर आपके साथ इत्तेफाक नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ये लिखा हुआ है, वो जो 3 रुकनी कमेटी होगी जो बेंच तश्कील देगी वो अक्सरियत राय के साथ फैसले करेगी। और अक्सरियत राय चीफ जस्टिस, सरदार तारक मसूद और उस वक्त एजाज़ुल एहसन साहब थे। अगर 2 जजों ने ये फैसला कर लिया है कि जनाब हमने 6 रुकनी बेंच बनाना है, तो फिर आपकी राय की तो अहमियत ही नहीं रह गई। लेकिन उस खत की बुनियाद पर एतराज़ कर दिया इन्होंने, और सरदार तारक मसूद साहब ने कह दिया ठीक है जनाब, मैं बेंच को अलहदा कर लेता हूँ, अपने आप को बेंच से अलहदा कर लेता हूँ और मामला दोबारा कमेटी में भेज देता हूँ, वो देख लेती है। और हामिद खान ने लाहौर बार की तरफ से जो दरख्वास्त थी उसकी तरफ से दलाइल देने की कोशिश की, तो सरदार तारक मसूद साहब ने कहा कि जनाब जब बेंच ही ठीक नहीं है आप लोगों के ख्याल में तो फिर दलाइल देने का फ़ायदा कोई नहीं है, ये मामला हम दोबारा भेज रहे हैं उसको कमेटी को। आपको याद होगा कि इंटर कोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले कलअदम कर दिया था सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल वाला मामला, तो इन्होंने वो फैसला मुअत्तल कर दिया था। ताहम जो अदालतें हैं, फौजी अदालतें, उन्हें हतमी फैसला करने से रोक रखा है। और वो मेरी इत्तला के मुताबिक
तमाम ट्रायल जो हैं फौजी अदालतों में सिविलियंस के 103 4 जितने भी हैं वो मुकम्मल हो चुके हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार है। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये अपीलें मंजूर कर लेती है फिर वो फैसले जो हैं वो सुना दिए जाएंगे। और नवाज शरीफ ने भी बड़ी कड़ी तनकीद की है एजाज अली हसन पे। उन्होंने कहा जनाब 8-9 माह बाद तो चीफ जस्टिस बनने वाला था, वो भाग गया मैदान छोड़ के, रिजाइन करके। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला था। वो मॉनिटर जज बना हुआ था ना, उन्होंने कहा है नवाज शरीफ ने, और वो कह रहा था अदालतों को जनाब जल्दी जल्दी फैसला करें। और फिर वो उनको भी बुलाता था, नैब वालों को भी, जीआईटी को भी, जज को भी, जनाब कैसे सजा देनी है, कैसे ट्रायल चलाना है, वो सारे मामलात उसी तरफ नवाज शरीफ ने इशारा किया। और अनारकली में उन्होंने जो अपने दफ्तर का इफ्ताह किया वो पूरा जलसा ही बन गया था। वहाँ उन्होंने खिताब किया और फिर कौम को उम्मीद दिलाई, वो इक़्तिदार में आके मामलात जो हैं जो बिगड़ गए थे उनके जाने से, उनको दोबारा सही खतूत पर इस्तवार करेंगे। अब आते हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी, बुशरा बेगम और इमरान खान को जो सजाएं देने का मामला है, जो मैं कह रहा हूँ कि चंद घंटों की बात है, चंद घंटों की दूरी पे मामला है, इनको सजा होती है या बरी होते हैं। तो पहले तो तोशाखाना वाला केस वो लगा हुआ है, मोहम्मद बशीर जज जो हैं साहब अदालत के, वो इसकी समाअत कर रहे हैं और जेल में, इसकी अडियाला जेल में ही इसकी समाअत हो रही है। ये मुसलसल तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे थे इमरान खान और बुशरा बेगम। मुतद्दद पेशियों पे बुशरा बेगम साहबा ने इस्तिस्ना की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भेज दी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और फिर वकील तब्दील करने का सिलसिला शुरू कर दिया इन्होंने। और मोहम्मद बशीर, पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि मोहम्मद बशीर साहब ने एक दरख्वास्त दी थी कि जनाब 24 जनवरी से मुझे मेरी रिटायरमेंट तक जो मार्च में हो रही है, मुझे छुट्टी पे भेज दिया जाए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर वो कहते हैं ना, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। नवाज शरीफ को इन्होंने सजा दी थी। सब समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर उन्होंने दरख्वास्त दे दी जनाब कि मेरी तबीयत अब ठीक है, तो मैं अपनी जो पहली दरख्वास्त है वो वापस लेना चाह रहा हूँ। और इसमें जो मैंने कहा ना वकील चेंज कर रहे थे, कल उन्होंने फिर एक नया वकालतनामा दे दिया चौधरी अजहर अब्बास वकील का कि नाम अपना वकील फिर चेंज करना चाहते हैं। तो उस पर जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं, नैब के वकील अमजद परवेज साहब, उन्होंने शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा ये तखीरी हरबे हैं, 6-7 दफ़ा गवाहान जो हैं वो इसमें गवाहियाँ हो चुकी हुई हैं और 16 गवाह जो हैं वो पेश किए गए। 20 गवाह थे, 4 तर्क कर दिए गए इस्तगासा की तरफ से। 16 गवाह जो हैं वो भुगत चुके हुए हैं और 4 पर जो इनके वकला हैं इमरान खान और बुशरा बेगम के, वो जिरा भी कर चुके हुए हैं। उसमें एक नया वकील आ गया और अमजद परवेज साहब ने ये कहा कि जनाब ये 10वीं मरतबा तब्दील कर रहे हैं गवाह। तो जज साहब को समझ आ गई, जज को पता होता है कि ये तखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जज साहब ने कहा ठीक है जनाब, अब नया वकील शकील कोई नहीं है और आपकी जो जिरा का हक है ना वो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। यानी अब जो शहादतें हैं वो क्लोज हो गई हैं। अब सिर्फ इनका 342 का बयान, जो मुलज़िम का बयान होता है, उन्होंने सारी प्रोसीडिंग के हवाले से और इल्ज़ामात के हवाले से और फ़र्द जुर्म के हवाले से उन्होंने अपनी सफाई में जो कुछ कहना होता है, वो उसके लिए उन्होंने जनाब बुशरा बेगम और इमरान खान को आज तलब किया है। और देखें बुशरा बेगम पेश होती हैं या फिर कोई इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे देती हैं। बहरहाल ये लग ये रहा है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ भागेंगे, हुक्म इम्तनाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या होता है, लेकिन ये इधर जो है मोहम्मद बशीर के सामने जो केस है जज साहब के सामने, वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है। उसके बाद फिर फैसला ही आना है, क्योंकि जिरा क्लोज हो गई है, जिरा नहीं हो सकती, जिरा का ख़त्म कर दिया, जो होगी जिरा होगी बस। और फिर इनके बयानात होंगे। और दूसरा जो साइफर वाला केस है, वो उसमें सारा दिन इन्होंने तमाशा लगाए रखा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान खान साहब ने। मुलज़िमों के वकला ने इस्तगासा के जो गवाहान हैं आज़म खान वगैरह, उन पे जिरा करने से इनकार कर दिया था। बार बार जज साहब ने कहा, तो जिसके बाद उन्होंने इनको सरकारी खर्च पे डिफेंस काउंसिल जो हैं वो फ्राहम किए। वो जिरा का ख़त्म भी कर सकते थे, जैसे तोशाखाना केस में मोहम्मद बशीर साहब ने ख़त्म किया है जिरा का, वो भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन्हें
डिफेंस के लिए स्टेट के खतरे पे वकील जो हैं वो फराहम किए। जब आज़म खां पर जिरा कर रहे थे स्टेट डिफेंस काउंसिल, तो उस वक्त शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ रौला शौला डाल दिया, और फिर इमरान खान साहब ने भी जो भी किया जा सकता है अदालत के साथ बदतमीजी एक तरह से उन्होंने की, और फिर जज साहब को, शाह महमूद कुरैशी को ये कहना पड़ा कि चुप करके बैठ जाएं वरना मैं आपको बाहर निकाल दूंगा। लेकिन ये लोग बाज नहीं आए, उसी तरह आवाज़ें कसते रहे, हत्ता कि इनके जो वकील इनके साथ गए हुए हैं, जिनको अदालत ने बैठने की इजाज़त दी है कि जनाब बैठें, प्रोसीडिंग देखें अदालत की, वो भी उसी अंदाज में बात कर रहे थे जिस अंदाज में मुलज़म बात कर रहे थे, यानी कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान। उनकी ज़बान में अदालत का कोई तकरीम, कोई तकद्दस उसका कोई पास नहीं किया गया। फिर जज साहब ने वो उसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी, और फिर दूसरे कमरे में जो समाअत है जो शिफ्ट कर दी गई, यानी कि अदालत का कमरा बदल लिया गया। 3 मरतबा इमरान खान को बुलाया गया, वो दूसरे कमरे में बैठे रहे, वो नहीं आए, अदालत के बुलाने के बावजूद नहीं पेश हुए। और फिर चौथी मरतबा जब बुलाया गया तो तकरीबन 10 बजे के करीब जो हैं वो पता ये चला है कि वो पेश हुए हैं, और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये फिक्स मैच है, आपने बुलाया है, मैं हाज़िर हो गया हूँ, आ गया हूँ, मेरी हाज़िरी लगा लें, और फिर जो फैसला आना है वो मुझे पता है। और पौने 12 बजे के करीब इत्तला आई कि जनाब वो अदालत का एक तरह से बाईकाट करके वो वापस चले गए, जनाब मैं तो जा रहा हूँ। और शाह महमूद कुरैशी अब तरले शरले मारते रहे। इमरान खान की तरफ से दरखास्तें भी 2-3 दी गई कि जनाब जो जिरा करने के लिए हमें मौका दे दिया जाए, और वो दरखास्तें उसने मुस्तरद कर दी। उनको जनाब जिरा हो चुकी है, दोबारा जिरा का कोई कानून ही नहीं है, जज साहब ने कहा। इसमें एक अजीब बात यह है कि इमरान खान साहब की बहनें जो हैं वो भी कमरे अदालत में मौजूद हैं, और शाह महमूद कुरैशी की फैमिली की ख़वातीन भी वहाँ मौजूद हैं। तो वहाँ उन ख़वातीन की तरफ से भी जज साहब पर आवाज़ें कसे गए। जज साहब ने उन्हें समझाया कि जनाब आप मेरी बहनों की तरह, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप भी अदालत की जो इज़्ज़त है उसको मलहूज़ खातिर रखिए। बहरहाल इस तरह पूरा दिन शोर शराबा होता रहा, और अब उस केस की समाअत एक तरह से मुकम्मल ही समझे, और अब फैसला ही आना है। अगर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुक्म इम्तनाई लेने में कामयाब हो जाते हैं तो थोड़ी बहुत ताख़ीर हो जाएगी, वरना फिर फैसला आया के आया। अब दिनों की बात नहीं, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे जिसे हम कहते हैं, इन घंटों के अंदर ये फैसला आने का इम्कान मौजूद है। और ये कहते हैं जनाब हमारे ऊपर कोई जुर्म ही साबित नहीं होता। तमाम गवाहान, मैंने पहले भी कहा है, इवन आज़म खान जो है वो ये गवाही दे चुके हैं कि जनाब साइफ़र जो है, 2 इल्ज़ाम थे ना, एक साइफ़र ओपन किया, ये खुद मान रहे हैं, और दूसरा ये गुम हुआ, ये भी मान रहे हैं वो, और वो लेकिन कह रहे हैं वो मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी उसको संभालना, वो किसी और की ज़िम्मेदारी थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान पे लगा हुआ है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 सब सेक्शन 3, और उसमें उम्र कैद या साए मौत उसी सूरत में हो सकती है अगर उससे मुलज़म के इक़दाम से किसी बैरूनी मुल्क को फ़ायदा हुआ हो। और भाई मेरे ये, और वो कहते हैं किसको फ़ायदा हुआ है, किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। और भाई मेरे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 9 जो है वो भी लगा हुआ है इनके खिलाफ। और सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 ये कहता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो जराइम हैं उनका इर्तिकाब अगर होता है वो तो सजा मिलेगी, लेकिन उनके इर्तिकाब की अगर कोशिश भी की जाती है, कोशिश भी की गई हो, तो उसे वही सजा मिलेगी, और यही तसव्वुर किया जाएगा कि वो जुर्म जो है वो वकूअ पज़ीर हो गया है। अब जो हमारे साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारिजा है वो भी बयान दे गए हैं, और जो असद मुनीर साहब हैं जो उस वक्त, वो भी बाद में सेक्रेटरी ख़ारिजा रहे, वो भी ये बयान दे गए कि जनाब जो पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात हैं उनको बड़ा धचका लगा है इस बात से, और वो अमेरिकी जो हकाम हैं वज़ारत ख़ारिजा के, वो हमसे मांग रहे थे जो साइफ़र हमें भी दिखाएं। अगर पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात ख़राब होते हैं तो क्या उससे हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते? वो उनके ज़्यादा अमेरिका के करीब नहीं आ जाते? मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत वाले हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका को करीब नहीं आने देते, ऐसी ख़ारिजा पॉलिसी बनाते हैं। और फिर सज़ाए मौत या उम्र कैद, ये सज़ाए मौत तो मुझे लग रहा है कि मुश्किल है, लेकिन
عمر قید جو ہے یہ ہو سکتی ہے۔ اور شاہ محمود قریشی نے تو یہ بھی کہا ہے جناب جنرل باجوہ نے، جب پرویز خٹک، اسد عمر اور میں ان سے ملنے گئے تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی جی آپ اپنا قبلہ جو ہے اور سمت جو ہے وہ ٹھیک کرو، ورنہ سائفر کیس میں 12 سال سزا ہوگی۔ اور ان کا جناب عمران خان کو بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ انسان بن جو ورنہ سزا ہوگی۔ تو بلا لے ان کو، باجوہ کو، میں حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں، قرآن پر حلف اٹھا کے یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی پورا پروپیگنڈا ہے۔ شہادتیں اس کیس میں اتنی مضبوط ہیں کہ سزا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور انہوں نے تکا لگایا، اندازہ لگایا، اور 12 سال انہوں نے سزا جو ہے وہ ڈال دی کہ 12 سال سزا جو ہے وہ باجوہ کہہ گیا تھا۔ یار یہ اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ ان کے جو فالوور ہیں نا، یا جو ان کے مشیر رہے ہیں کسی دور میں لوگ، وہ کیا پٹی پڑھا کے گئے ہوئے ہیں، یا انہوں نے ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے، انہوں نے ان کو تیار کیا ہوا ہے، یا وہ ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈال گئے ہوئے ہیں اور ان پہ عمل پیرا ہیں ابھی تک۔ وہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا موہت پیرزادہ کے جناب ابا جی نے 1997 میں جو ہے 1957 میں انہوں نے MBBS کیا تھا، تو وہ کیوں نہیں اس ملک کو چھوڑ گئے، کسی اور ملک میں کیوں نہیں چلے گئے؟ اور پھر جو ایک وجاہت خان ہے، وہ تو اور ہی آگے بڑھ گئے کہ جناب آصف، خواجہ آصف کے علاوہ اور فٹ بالوں کے علاوہ کیا دیا ہے ہمیں سیالکوٹ نے، کاش 1965 کی جنگ میں انڈیا جو ہے، بھارت جو ہے وہ سیالکوٹ پہ قبضہ کر لیتا۔ اس طرح کی بیہودگی، بلکہ بکواس، جو بھی سخت لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ کیا جانا چاہیے ان لوگوں کے خلاف۔ اور یہ وہی لوگ ہیں نا جو 9 مئی کے ارد گرد جب عمران خان کو جب ہٹایا گیا تھا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، تو یہی لوگ تھے نا، وہ کہہ رہے تھے، ان کا سوشل میڈیا بڑا پڑا تھا، عمران نہیں تو پاکستان نہیں۔ اللہ رحم کرے اس ملک پہ۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔